क्लास 9। ये जो आपकी स्टोरी है साहित्य सागर की भेड़े और भेड़िए, इसे आज पढ़ाया जाएगा। इसको लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने एक व्यंग्यात्मक शैली में, जिसमें ये बताया गया है कि राजनेता कैसे होते हैं, कैसे छल और कपट से वो भोली भाली जनता को झूठे वादों में फंसाकर जीत जाते हैं, फिर उसी जनता को परेशान करते हैं और उनकी मांगों को पूरा नहीं करते हैं, उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कहानी भेड़े और भेड़िए। एक बार वन के पशुओं को ऐसा लगता है कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए, और एक मत से ये तय कर लेते हैं कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। तो ये जो वन था, जंगल था, वहां पर पशुओं ने ये सोचा कि अब वो सभ्यता के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं, अब तो उन्हें एक डेमोक्रेसी वाले राज्य में रहना चाहिए जहां पर डेमोक्रेसी की स्थापना हो। पशु समाज में बहुत खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि उन्हें अब लगा कि सुख और समृद्धि के साथ साथ सुरक्षा का भी हमारा ख्याल रखा जाएगा अगर प्रजातंत्र की स्थापना हो जाती है। तो यहाँ पर एक जंगल की कहानी है जहाँ पर बहुत सारी भेड़ें होती हैं, और उन भेड़ों की ये खासियत है कि वो बहुत ही ज़्यादा कोमल, विनयी, दयालु स्वभाव की थी, जो कि घास को भी फूंक फूंक कर खाती थी। तो एक ऐसा जानवर जो कि घास को भी फूंक फूंक कर खाए। तो वह यही बात हो रही है यहाँ पर। भेड़ों ने सोचा अब हमारा जो डर है हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधि का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, तो उनसे ऐसे हम कानून बनवाएंगे कि जीवधारी कोई किसी को भी सताए नहीं, ना ही मारे जाएं, सब जिए और जीने दे। शांति का, स्नेह का, बंधुत्व का, सहयोग का एक समाज हो, ना कि लड़ाई झगड़े का समाज हो, ना कि मार काट का समाज हो। और हर इंसान यही चाहता है कि वो एक ऐसे समाज में रहे जहाँ की उसको सुरक्षा मिले, जहाँ पे शांति, स्नेह, प्यार हो लोगों में, यही तो सब चाहते हैं। तो इधर भेड़ियों ने सोचा कि हमारा संकट काल अब आ गया। क्यों भेड़ियों का संकट काल आ गया था? वो ये सोच रहे थे अगर भेड़ों की संख्या तो ज्यादा है ही, अगर वो जीत जाती हैं तो फिर वो तो ऐसा कानून बना देंगी ना कि कोई भी पशु किसी को ना मारे और ना खाए। तो क्या हमको घास चरना सीखना होगा? तो जो जो चुनाव समीप आता, भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता, उनकी खुशी बढ़ रही थी, और जो जो चुनाव समीप आ रहा था, भेड़ियों का दिल बैठ रहा था। तो एक दिन एक बूढ़ा सियार जो कि अनुभवी था बहुत, भेड़िए के पास आता है और वो कहता है, मालिक आजकल आप बहुत उदास रहते हैं। हालांकि उसको सारी बातों का पता होता है, लेकिन फिर भी वो नाटक करते हुए ये पूछ रहा था। और यहाँ पर देखिए आपको बताया जा रहा है कि सियारों की क्या विशेषता होती है, वो कैसा व्यवहार करते हैं, वो क्या होते हैं, उनके चरित्र के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि हर भेड़िए के आसपास 2-4 सियार तो रहते ही हैं। जैसे हर नेता के पास चापलूस लोग रहते ही हैं अपना काम निकलवाने के लिए, स्वार्थ सिद्ध करते हैं अपना, ठीक उसी तरह से हर भेड़िए के पास भी 2-4 सियार रहते हैं। तो यहाँ पर जो सियार है वो प्रतीक बताया गया है किस चीज का? चापलूस लोगों का, जो कि नेताओं के आसपास घूमते हैं। और भेड़िया जैसे कि आपको पता है वो राजनेता का प्रतीक, और भेड़े भोली भाली जनता का। तो फिर वो आता है और कहता है कि आजकल आप बहुत उदास रहते हैं। तो यहाँ पे जो सियारों की विशेषता के बारे में हम बता रहे थे कि भेड़िया अपना शिकार खा लेता है, और जब खा लेता है तब ये जो सियार होते हैं वो हड्डियों में जो बचा खुचा मांस लगा होता है उसको कुतर कुतर कर खाते हैं और अपना पेट भरते हैं और हुआ हुआ चिल्लाते हैं। उनकी बोली जो होती है, जिस आवाज में वो बोलते हैं, उसको हुआ हुआ कहते हैं। तो यहाँ पर ये बात कही गई है। और उसके बाद जब बूढ़े सियार ने बड़ी ही गंभीरता से पूछा, महाराज आपके मुख पे चिंता के मेघ क्यों छाए, यानी कि आप ज्यादा चिंतित क्यों दिख रहे हैं? तो भेड़िए ने कहा, क्या तुझे नहीं मालूम कि क्यों ऐसा होने वाला है? हमारा तो राज अब चला गया ना। सियार फिर उससे कहता है कि हम तो किसी और को अपना माई बाप नहीं मानते, क्योंकि हम आपके ऊपर निर्भर रहते हैं, आपका दिया खाते हैं, हम आपके ही गुण गाते हैं, हमें क्या मतलब है? ऐसा कहकर वो उनकी चापलूसी कर रहा था। सियार सारी बातें जानता था, लेकिन ना जानने का नाटक कर रहा था, क्योंकि वो अगर ऐसा ना करता तो शेर ना हो गया होता। यहाँ पर यह भी एक व्यंग की तरह प्रस्तुत किया गया है कि वो तो खुद तो शिकार करना नहीं जानता था, इसीलिए वो उसको चापलूसी से नाटक करके उसको अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है, उससे पूछ रहा है कि अब क्या किया जाए, हालांकि उसके पास कुछ उपाय भी हैं।
तो वो बड़े ही गिरे मन से भेड़िया बताता है कि चुनाव नजदीक आ रहा है तो हम कहाँ जाएं, क्योंकि उसकी तो समस्या वही थी ना कि हम खाएंगे क्या। सियार ने कहा मालिक सर्कस में भर्ती हो जाइए। तो वहां वो कहते हैं हमको तो कोई नहीं पूछता, वहां तो शेर और रीछ भालू लिए जाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है अजायब घर में चले जाइए। अजायब घर का मतलब होता है म्यूजियम। और तो उन्होंने कहा म्यूजियम में भी हम नहीं जा सकते, क्योंकि म्यूजियम में आजकल सुना है आदमी रखे जाने लगे। यहाँ पर फिर से एक व्यंग किया गया है, वो ये बताने के लिए कि आदमियों का व्यवहार बड़ा ही आश्चर्यजनक हो गया है कि म्यूजियम में रखे जाने लायक हो गए हैं आदमी भी, इंसान भी। भेड़िए ने कहा अरे वहां भी जगह नहीं है, सुना है वहां तो आदमी रखे जाने लगे। बूढ़ा सियार अब ध्यान मग्न होकर कुछ सोचने लगता है। वो एक आंख बंद करता है, नीचे के होठ को ऊपर के दांत से दबाता है और एक टक आकाश की तरफ देखने लगता है। फिर कहता है कि अगर आप लोग जीत जाते हैं तो। भेड़िया चिढ़कर कहता है कहाँ की आसमानी बातें कर रहे हो, हमारी जाति कुल 10% है, भेड़े और छोटे पशु 90%। यानी कि वो बताता है जहाँ जिस जंगल में वो लोग रह रहे होते हैं वहां पे जो भेड़िया होते हैं, जितने भी भेड़िए होते हैं वो सिर्फ 10% होते हैं, बहुत ही कम, ना के बराबर। और 90% जो होते हैं और जानवर होते हैं, जिसमें कि भेड़े भी हैं और कई और जानवर रहते हैं। तो वो ये कहता है कि उनकी जाति, उनकी संख्या ज्यादा है, तो कैसे हम जीत सकते हैं। फिर वो कहता है कि हमको वो लोग भला क्यों चुनेंगे, कहीं जिंदगी भी अपने आप को मौत के हाथों सौंपती है। तो वो कहते हैं कि वो लोग क्यों जानबूझ करके अपने आप को मौत के हवाले करेंगे, जरा सोचो तो। बूढ़ा सियार कहता है कि आप दुखी मत होइए, एक दिन का समय दीजिए, मैं कल आता हूँ फिर आपको बताता हूँ। मुसीबत में फंसा हुआ भेड़िया था, वो सोचने लगता है कि अब इसी को गुरु मान लेता हूँ। और फिर वो कहता है कि ठीक है जैसा तुम कहोगे वैसा ही मैं करूंगा। दूसरे दिन आता है सियार बूढ़ा और लेकर 3 सियारों को, जिसमें से एक को नीला, एक को पीला और एक को हरे रंग में रंग देता है। भेड़िए ने पूछा कि ये कौन है, तो उसने कहा कि ये रंगे हुए सियार है, ये आपका चुनाव में प्रचार करेंगे। जब जो चुनाव शुरू होने वाला होता है तो आपने देखा होगा कई लोग प्रचार करते रहते हैं नेताओं के लिए, वैसे ही ठीक अब ये नीले पीले और हरे सियार प्रचार करने वाले थे। और उन्होंने कहा, भेड़िए ने कहा लेकिन इनकी कौन बात मानेगा, ये तो छल कटपट के लिए बदनाम है, ये तो बदनाम लोग हैं, इनकी बातें कौन मानेगा। तो सियार ने भेड़िए का हाथ चूम कर कहा बड़े भोले आप सरकार। अरे भाई मालिक, रंग रूप बदलने से तो आदमी तक बदल जाते हैं। यानी कहने का मतलब है जो छल कपट करते हैं इंसान, वो ऊपर से तो दिखते हैं भोले भाले लोग, लेकिन अंदर उनके मन में छल और कपट भरा रहता है। और तब बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप बदल दिया, मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके खोस दिए। बोला अब आप पूरे संत हो गए हैं और भेड़ों की सभा में चलेंगे। उसने पूरी तरह से उनको संत का भेष मतलब भेष करवा दिया था। उनको इस तरह के कपड़े पहना दिए जैसे साधु और संत पहनते हैं। और उनके गले में एक माला भी, गले में कंठी जो माला होती है वो भी पहना दी थी, घास के तिनके खोस दिए ताकि लोगों को ये लगे अब वो बिल्कुल उसने मांस खाना यानी शिकार करना छोड़ दिया है। मगर 3 बातों का ख्याल रखिएगा, अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाइएगा, हमेशा जमीन की तरफ देखिएगा और बोलिएगा तो कुछ भी मत, वरना पोल खुल जाएगी। बहुत सारी भेड़ें हैं वहां पर मुलायम मुलायम, लेकिन उनको तोड़ के मत खा जाइएगा। यानी वो कहना चाहता था कि अगर आप वहां पे देखेंगे डरावनी आंखें, वैसे ही डर के भाग जाएंगी भेड़ें, तो आप ऊपर जरा भी मत देखिएगा। और भेड़े तो बहुत प्यारी प्यारी आपको दिखेंगी, खाने का मन भी करेगा, लालच आएगा, लेकिन अपने लालच को आप दबा के रखिएगा, उनको खा मत डालिएगा। तो इस तरह से सियार ने, बूढ़े सियार ने उसका जो भेड़िया था उसका रूप रंग बदल दिया और उसको कई बातें भी समझाई, इंस्ट्रक्शंस दिए कि उसे क्या करना है सभा में जाने से पहले। तो ये था पार्ट 1।